हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास टेन का आप लोग को अगले वीडियो में हम लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग को केमिस्ट्री पिछले वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग अगले वीडियो में 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, प्रबलता की जांच हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा है अम्ल एवं क्षार में क्या अंतर है। तीसरा पॉइंट है दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है। और इससे 4-5 गो पॉइंट है, उसको हम लोग बारी बारी से शुरुआत करके देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अम्ल एवं क्षार के विलयन के प्रबलता के बारे में। अम्ल एवं क्षार के विलयन के प्रबलता के बारे में हम क्या अध्ययन करेंगे, जो शुरू से एकक 21 पर देखना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, आप लोग का शरीर का टेम्परेचर लगभग 98.5 या 6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया। लेकिन जब टेम्परेचर घट जाती है, फीवर कम जाता है, तो भी आप बीमार पड़ जाते हैं। और फीवर बढ़ जाता है तो भी आप बीमार पड़ जाते हैं। इसी प्रकार तो आप लोग जो फीवर का मापने का यंत्र है, उसका नाम आपने थर्मामीटर रखा। उसी प्रकार से अम्ल और क्षार के मापने के लिए एक यंत्र का निर्माण किया गया, जिसे कहा गया पीएच स्केल। क्या कहा गया है? पीएच स्केल। अब पहले ये पता करेंगे कि पीएच स्केल का मतलब क्या होता है। आपको आ जाता है पीएच का अर्थ बताएं। तो पी कहने का मतलब पावर कहने का मतलब शक्ति, एच कहने का मतलब हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब देखिए, पीएच स्केल का जो खोज करता थे, जिस प्रकार से थर्मामीटर के कोई ना कोई खोज किए, जिस प्रकार से साइकिल का कोई ना कोई खोज किए, उसी प्रकार से पीएच स्केल का भी कोई ना कोई वैज्ञानिकों ने खोज किया होगा। तो पीएच स्केल को जो खोज किए थे 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, जिनका नाम था एसपीएल सॉरेन्स। याद रखिएगा, अम्ल एवं क्षारीयता को मापने वाला यंत्र का नाम है पीएच स्केल। इसकी खोज कौन किए थे? एसपीएल सॉरेन्स ने। कब किए थे? 1909 ईस्वी में। अब पीएच स्केल कहते किसको? प्रश्नवाचक चिन्ह ये लग गया कि पीएच स्केल कहते किसको है। तो चलिए, तो पीएच स्केल का जो फॉर्मूला होता है -log हाइड्रोजन आयन। इसकी परिभाषा कैसे देंगे? तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक, ये लॉग लिखते हैं। आप लोग को लॉग पढ़ना नहीं है, लेकिन पहले मैथ के सिलेबस में पढ़ना था। हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच स्केल कहते हैं। याद रखना काफी आसान, सूत्र याद रखिए, एरे से फार्मूला को पैदा कर लीजिए। क्या पैदा किए? सॉरी, परिभाषा को पैदा कर लिए। क्या पैदा किया? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच स्केल कहते हैं। एक बार फिर से, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का खोज कौन किए? सॉरेन्स ने। कब किए? 1909 ईस्वी में। सॉरेन्स याद नहीं रहेगा
तो एक तरह तो जरूर याद रख सकते हैं, गाड़ी वाला सलेंसर। अगर सलेंसर याद है तो ऑप्शन में आएगा सॉरेंस, तो मार ही दीजिएगा। तो चलिए अब देखिए ये पीएच स्केल रहता कैसा था, ये तो हो गया फार्मूला। तो पीएच स्केल इस प्रकार का एक मीटर होता है जिस पर दर्शाया होता है बीच में 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब यहां से ध्यान देंगे, ये जो जिस विलियन का पीएच मान 7 बताए, ये उदासीन विलियन होती है। तो वर्षा जल शुद्ध होती है, इसका मतलब है कि वर्षा जल का पीएच मान 7 होगा। या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना है कि शुद्ध जल का पीएच स्केल या पीएच मान 7 होता है। यदि 7 से कम गया तो ये अम्लीयता को बतलाता है, और 7 से बढ़ गया तो ये क्षारीयता को बतलाता है। दूसरी बात ध्यान रखिए कि जितना इधर की ओर जाएंगे अम्लीयता मान उतना अधिक होते जाएगा, और जितना इधर की ओर जाएंगे, जितना बाईं ओर गए, अम्लीयता मान उतना अधिक होगा, उतना वह ज्यादा अम्ल होगा उसमें, उसकी मात्रा। उसी प्रकार से जितना आप दाईं ओर गए उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। अब यहां ध्यान रखिए, एक होता है प्रबल अम्ल किसको कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं, ठीक है। तो जिस अम्ल का पीएच मान 4, 5 या 6 हो, ये दुर्बल अम्ल कहलाता है। और यहां भी 3 गो को उठा लीजिए तो ये भी दुर्बल अम्ल कहलाता है, दुर्बल क्षार कहलाता है। और ये जो है ये प्रबल अम्ल कहलाता है, और यहां भी ये प्रबल अम्ल कहलाता है। याद आप लोग को हो गया होगा कि 5 पीएच स्केल पर जो 7 होती है वह उदासीन विलयन का, 7 से कमेगा अम्लीयता, 7 से बढ़ेगा क्षारीयता। 7 से जितना कम होगा उतना वह अम्लीयता ज्यादा होगा। कहने का मतलब जितने बाईं ओर जाएंगे अम्लीयता मान उतने अधिक होते जाएगा, और जितने दाईं ओर बढ़ेंगे क्षारीयता मान उतने बढ़ते जाएगा। क्लियर। 4, 5 या 6 जिस विलयन का पीएच मान है वह दुर्बल अम्ल होगा, 4, 10, 9, 8 है वह दुर्बल भस्म होगा, या दुर्बल ये अम्ल लिखा गया क्षार होगा। देखिए थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक होते रहेगी, लेकिन अगर हम इधर लिख दिए क्षार यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे अम्ल लिख लीजिए, क्षारे लिखिएगा। लिखने में कभी कदार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन जब ध्यान पड़ता है तो फिर बोल देते हैं, और कभी कदार न भी ध्यान पड़ता है तो न ध्यान पड़ता है, उसको फिर हम बाद में सुधरवाएंगे टेस्ट के माध्यम से, हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो चलिए पीएच स्केल समझ गए आप लोग कि जितना इधर भागेंगे क्षारीयता उतना अधिक होगा, जितना पीछे भागेंगे क्षारीयता उतना कम होगा। क्या आपका पीएच स्केल में अम्ल की मात्रा, अम्लीयता जो है वो 0 से कम होगी या नहीं, और 14 से अधिक होगी या नहीं? तो देखिए आप लोग थर्मामीटर देखते हैं तो आपका बुखार मापने का यंत्र जो है उसमें 108 डिग्री सेल्सियस तक होती हो, फ़ारेनहाइट तक होती होगी। तो क्या टेम्परेचर 107 तक ना पाता है? जानवर का देख लीजिए टेम्परेचर उससे भी बड़ा रहता है, और बड़े जीवों के लिए टेम्परेचर और उससे बड़ा थर्मामीटर होती है।
उसी प्रकार से 7 से 14 से अधिक भी और आपका 0 से कम भी आपका पीएच स्केल का मान होती है, लेकिन मुख्य रूप से आप लोग को 0 से 14 तक ही पढ़ना है। इंटरेस्टिंग बात यह है 7 से कम यदि पीएच मान पीएच बराबर यदि 7 हो गया तो ये उदासीन हो जाती है। पीएच का मान 7 से बड़ा हो गया तो यह क्षारीय हो गया, और पीएच का मान 7 से कम गया तो यह अम्लीय हो गया। याद रह जाएगा। चलिए अब देखिए अगला जो टॉपिक है, अम्ल एवं क्षार में अंतर। अम्ल एवं क्षार में अंतर तो काफी इजी बात है। अम्ल एवं क्षार में अंतर जानना, एक तरफ अम्ल एक तरफ क्षार। सबसे पहले यह खट्टा होता है, यह कड़वा होता है। यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। यह नीला लिटमस पत्र को नीला को लाल कर देता है, यह लाल को नीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। कई अंतर हो गया, और सब अंतर आप लोग को याद रखने वाली है, और सब अंतर काफी छोटा छोटा बताए, इसी को लिखिएगा। यह स्वाद में खट्टा होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है। यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, यह जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन का निर्माण करता है। यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब आ गया दैनिक जीवन में पीएच स्केल का महत्व। दूसरी बात याद रखिएगा, आप लोग को भारतीय भवन में जाइएगा तो यहाँ पे एक नाम होगा और यहाँ पे पीएच मान होगा। जैसे खून है, अम्लीय वर्षा है, ये सब दिया हुआ होगा, उसको याद रखिएगा। उससे 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग दैनिक जीवन में पीएच स्केल का महत्व। पहला, जीव जंतु, जैसे हम लोग ही हैं। मछलियां को देख लीजिए जो हमेशा जल में रहता है। तो मनुष्य का शरीर का पीएच स्केल बताता है कि 7 से 8 रेंज में होना चाहिए पीएच मान, तो आदमी स्वस्थ होता है। अगर 7 से कम गया और 7 या 8 से अधिक हो गया तो वह आदमी बीमार होना शुरू हो जाता है। बुखार लगना प्रमुख लक्षण शुरू हो जाता है। तो जीव में देख लिए कि हम लोग का जो पीएच स्केल होता है, मानव का प्रास होता है 7 से लगभग 8, और यदि इससे 7 से कम गया तो बीमार होना लाजमी है, 8 से अधिक हो गया तो बीमार होना लाजमी है। जीव में तो और आ गया, मछली को देख लीजिए जो बेचारी दिन रात जल में ही रहता है। आपने सुने होंगे अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, और 5.6 से कम यदि अम्ल वर्षा हो रही है, पीएच मान किसी भी जल का 5.6 से कम है, तो उसमें रहने वाले जलीय जीव के लिए खतरा है।
तो जिसके कारण हमारा जो है जलीय जीव ग्रसित होने लगते हैं, और आज यही कारण है कि हमारे जीव में, हमारे पास, हमारे पृथ्वी पर आज जीवों की संख्या लुप्त होते जा रही है। अम्लीय वर्षा इसका मुख्य उदाहरण। दूसरा देखिए मिट्टी। आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर वगैरह या वैज्ञानिक वगैरह, डॉक्टरे आता है मुख्य रूप से, कृषि विभाग के डॉक्टर आता है और मिट्टी को खेतों से ले जाती है, क्योंकि मिट्टी का पीएच मान जो होना चाहिए वो 7 से 7.6 के बीच यदि आपका मिट्टी का पीएच स्केल है तो वह उपयुक्त काफी अच्छी है, उपज के लिए काफी अच्छी है। लेकिन 7 से अगर कम गया या 7 से अधिक हो गया, सॉरी 7.56 से अधिक हो गया, तो आपका उस पर कृषि करने से, कृषि कार्य करने से आपके जो है उपज में कमी आती है, फसल रोगग्रस्त होते हैं, फसल में वृद्धि नहीं होती है। तो इसकी जांच भी की जाती है। जांच करने का तरीका क्या होता है कि उसको लैब में मिट्टी को ले जाया जाता है, 3-4 सेंटीमीटर खोद करके एक आध मुट्ठी मिट्टी को ले जाया जाता है, उसको जल में घोर दिया जाता है, पूरा घूर जाता है। उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है शाम तक। जब नीचे जम जाता है पाका जो मिट्टी का कण है, तो उस जल को छान करके अलग कर दिया जाता है। अब उसमें लिटमस पत्र डालेगा, वहां देखेगा कि रंग कैसा हुआ। यदि आपका लाल काफी हो गया, लाल एकदम होने लगा, तो समझ जाता है कि मिट्टी अम्लीयता में अम्लीयता है, और जब तक मिट्टी के अम्लीयता को दूर नहीं किया जाएगा फसल उपज अच्छी नहीं होगी। तो प्रश्न ये उठता है कि किसान अपने खेत में जब उसको ये मालूम हो गया कि मिट्टी का जो उपज है वह अम्लीयता है, तो उसमें किसका प्रयोग करे कि वह जो है आपका जो है उसकी मिट्टी उदासीन हो जाए, क्योंकि जितना उदासीन रहेगा फसल उतनी अच्छी होती है। अगर अम्लीयता है तो उदासीन बनाने के लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को ध्यान दीजिए। अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है। तो देखिए इसका मतलब है कि अम्लीयता आपका खेत में है तो भस्म को डालना पड़ेगा। तो भस्म को डालने के लिए किसान जो सबसे अच्छा उपयोग कर लेता है चूना का, क्योंकि पढ़ाए हैं धातु का ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है वो भस्मीय कहलाता है। तो आराम से सस्ते दर पर उसको चूना मिल जाता है और वो खेत में डाल देता है, जिससे वह उदासीन हो जाती है। और जब जब मिट्टी उदासीन हो जाए, जब मिट्टी उदासीन हो जाती है तो फसल अच्छी होती है। तो याद रखिएगा कि अब क्वेश्चन यहां से घुमा कर कैसे देता है कि कोई किसान अपने खेत में जो है वो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड डाल रहा है, तो पहले से उस किसान के मिट्टी की प्रकृति कैसी थी? ऑप्शन दे देगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये हाइड्रा ऑक्साइड है, तो हाइड्रा ऑक्साइड वो डाल रहा है, इसका मतलब ये भस्म है, तो भस्म डालेगा, तो इसका मतलब है कि उस खेत को उदासीन बनाना। तो उदासीन कब होगा? भस्म डाल रहा है, इसका मतलब उसका खेत पहले से अम्लीय है। ऐसे क्वेश्चन भुला के पूछ लेता है कि कोई किसान अपने खेत में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है, संगमरमर का उपयोग करता है, या आपका कली चूना का उपयोग कर रहा है, तो उसका खेत पहले से क्या था? अम्लीय था, क्षारीय था, उदासीन था, नन था। तो उसका आंसर हो जाएगा अम्लीय था।
दूसरी बात, यदि 7 से अधिक हो गया, इतना से अधिक हो जाए, 8, 9, 10 हो जाए खेत की मिट्टी का अम्लीयता, तो किसान क्या करेगा? तो वह जिप्सम का प्रयोग कर देता है। अब क्वेश्चन यदि ये आ जाए कि कोई किसान अपने खेत में जिप्सम का प्रयोग कर रहा है, तो उसका खेत के मिट्टी का जो उसका लक्षण था वो पहले से क्या था? तो उसका लक्षण, जिप्सम का उपयोग हम तभी करते हैं, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसका मतलब पहले से वो क्षारीय खेत था। या कहेगा कि कोई किसान खेत में ढैंचा उगा रहा है। देखिए आज किसान जो है कुछ अनपढ़ हैं, जिसके कारण भी उनकी परेशानियां होती है, ऐसी खेत में ढैंचा बुन देते हैं। नहीं, पहले उसकी पता करवाइए कृषि सलाहकार से, कृषि किसान कॉल सेंटर में जाकर के कि आपका खेत जो है वह अम्लीय है या क्षारीय है। उसके बाद उसको जो है अम्लीय क्षारीय यदि आपका पता हो जाए, उसके बाद आप ढैंचा वगैरह लगाइए। यदि आपका क्षारीय है तो ढैंचा लगा दीजिए, और ढैंचा का एक खेती होती है जो आपको जुताई कर करके उसको फिर उसी में सड़ा दिया जाता है। तो ये ढैंचा जो होता है ये भी क्षारीय होता है, सॉरी अम्लीय होता है। और अम्लीय जब ढैंचा होती है तो जब वो आपकी मिट्टी क्षारीय हो जाती है, जब आपकी मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो ढैंचा अम्ल को, क्षार को कम करके उसको उदासीन बना देता है। पाचन तंत्र, देखिए आप जानते हैं, बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि पाचन तंत्र में एक आपका अम्ल बहता है शरीर में, जो पेट में गलाने का काम करता है भोजन को, जिसका नाम है HCl। ये अम्ल का pH मान लगभग आपका 1 देता है। अब सोच लीजिए ये काफी क्षारीय, ये क्षारीय सॉरी काफी अम्लीय है। ये अम्लीय जो HCl है ये आपके शरीर में हमेशा बहते रहता है। अब देखिए, यदि आप भोजन टाइम से नहीं करते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि पेट में HCl की मात्रा बढ़ेगी तो पेट के में जो आपका उसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र की जो नली है उसमें कहीं ना कहीं ये गैस बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए देखते हैं कि जिनको गैस्ट्रिक का बीमारी होता है उनको कहता है डॉक्टर कि सुबह जल्दी खाना खाइए। और ऐसे भी किसी भी मनुष्य को भूखे नहीं रहना चाहिए, कम से कम कुछ न कुछ तो पानी पी लीजिए। पानी तो सबको घर में है, ताकि अम्ल की मात्रा पेट में कम हो जाए और आप गैस से निजात रहें। अगर पानी नहीं पीते हैं तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। भोजन कम से कम जरूर कीजिए, टाइम से बेटाइम कीजिएगा, आपकी परेशानी बढ़ते जाएगी। तो याद रखिएगा, pH स्केल यदि 1 के बराबर होता है। अब देखिए अपच की स्थिति में आपको अनपच हो जाती है, और जब अनपच हो जाती है तो याद कीजिएगा, बोलने में भी थोड़ा सा दिक्कत लगता है क्योंकि हमको खुद उल्टी होने लगता है। अपच की स्थिति में आपने देखा होगा कि आप जब ढकार आता है या आप उल्टी करते हो तो आपका दांत जो है कोथा होने लगता है। दूसरी बात कि जब अपच की स्थिति में आपका जब उल्टी होता है तो एकदम पूरा खट्टा ढकार आता है। इसका मतलब है कि शरीर में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है। उस स्थिति में आप जो दवाई खाते हैं एंटासिड, वह एक क्षारीय दवा होती है जो पेट में आपके अम्ल को उदासीन कर लवण बना देता है और आप बचे रह जाते हैं। चौथा पॉइंट है, किसी जीव आपको काट लेता है, जैसे बिच्छू, सांप, मधुमक्खी, बिढ़नी, ये सब काट लेता, चींटी, तो आपको काफी लहरता है, दर्द देता है। अब देखिए ये करता क्या है,
तो काटने पर कोई भी जीव आपको काटता है, ये सब बिच्छू, मधुमक्खी इत्यादि, तो ये हर हालत में फॉर्मिक अम्ल देता है और आपके शरीर में जाकर के फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है, जिसके कारण आपको जलन महसूस होती है। ठीक है, जिसके कारण आपके शरीर में जलन महसूस होती है। बिच्छू काट लेता है तो देखते हैं कभी कदार मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों होती है? ये क्या करता है, HCOOH फॉर्मिक अम्ल, ये ब्लड से जाकर के अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है। अतः हमें किसी जीव को काटने पर सबसे पहले उस स्थान को उदासीन बनाने का प्रयास करें, चूना वगैरह रख करके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अब फिर इस बात को लिखा दिया जाएगा। थैंक यू।